जय हिंद दोस्तों, स्वागत आप सबका ड्रीम डिफेंस स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि मेरी सीरीज चल रही थी डेली टॉप 10 क्वेश्चंस, आज उसका हम पार्ट सेकेंड करेंगे। फर्स्ट पार्ट मैंने कल कंप्लीट कर लिया है, तो बने रहिए मेरे साथ और वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना कि जो क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट हैं वो कैसे हैं। तो मैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्लास को स्टार्ट करता हूं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यदि बात करें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, तो आइए देखते हैं। फर्स्ट नंबर पूछा, प्लांक नीतांक का मात्रक है, यूनिट ऑफ प्लांक कांस्टेंट। तो प्लांक कांस्टेंट का जो यूनिट है वो आपको डायरेक्ट याद रखना चाहे तो डायरेक्ट रख सकते हैं, जूल सेकेंड। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। इसको निकाला कहाँ से है, अगर वो देखना चाहें तो आपने पढ़ा होगा एच बराबर, आपने पढ़ा होगा ई बराबर एच न्यू, ई बराबर एच न्यू। यदि हमें एच की डायमेंशन निकालनी है, यूनिट निकालना है, तो एच करेंगे, आएगा ई अपॉन न्यू। न्यू ई होता है जूल अपॉन आवृत्ति, न्यू क्या होती है फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट होता है वो होता है सेकेंड इनवर्स। ऊपर जाएगा सेकेंड आएगा, नीचे होता है सेकेंड इनवर्स, ऊपर जाएगा आएगा जूल इनटू सेकेंड। क्लियर हुआ। और आप एक फॉर्मूला और याद रखें, वो पूछ देगा फोटोन के लिए संवेग। तो फोटोन के लिए संवेग वो होता P इक्वल टू एच अपॉन लेमडा। P बराबर होता एच अपॉन लेमडा, ये होता फोटोन के लिए संवेग। क्लियर हुआ। और एक होता E बराबर MC स्क्वायर, ये एक और होता है, तो E बराबर होता HC अपॉन लेमडा, ई बराबर HC अपॉन लेमडा। इतने फॉर्मूले बिल्कुल क्लियर कर लेना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेकेंड नंबर दिया, किसी बिंदु द्रव्यमान पर दो बल F1 व F2 परस्पर लंबवत हैं, दिशाओं में लगते हैं। बिंदु द्रव्यमान का परिणामी बल होगा, रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करना। रिजल्टेंट फोर्स का फॉर्मूला होता है F, अगर यहाँ लिखना चाहें F इक्वल टू होता है अंडर रूट के अंदर F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉज थीटा। क्या आता है कॉज थीटा, और थीटा का मान दिया 90 डिग्री, बोला परपेंडिकुलर 90 डिग्री और कॉज 90 डिग्री मान 0। तो जो सॉल्व करने पर आएगा वो आएगा अंडर रूट के अंदर F1 प्लस F2, लेकिन इसका स्क्वायर है तो इनका स्क्वायर कर देंगे। क्लियर हुआ। तो ऑप्शन आ गया ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप बेझिझक कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं उसका रिप्लाई आपको 100% दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, एक कार गति की प्रथम आधी दूरी, यहाँ ध्यान देना, क्या हाफ डिस्टेंस 40 किलोमीटर पर घंटे की नियत वेग से तथा शेष आधी दूरी 60 किलोमीटर पर घंटे की नियत वेग से तय करती है, तो कार का औसत वेग किलोमीटर पर घंटा में होगा। चलिए, जब कभी आपको दे सेम दूरी, जैसे क्वेश्चन में दिया हाफ डिस्टेंस 40 किलोमीटर पर घंटे की चाल से और आधी हाफ डिस्टेंस 60 किलोमीटर पर घंटे की चाल से, जब भी इस प्रकार का कॉन्सेप्ट दे तो आप वी एवरेज का फॉर्मूला याद रखना, होता 2V1 इंटू V2 अपॉन V1 प्लस V2। ये होता जब भी
दूरी को दो भागों में बांट दे तब के लिए, बोल दे 1 मीटर दूरी और सेकंड में भी बोल दे 1 मीटर दूरी, यानी यहाँ जो डिस्टेंस है वो सेम होनी चाहिए, आधी दूरी और आधी दूरी सेम दिया है। तो करेंगे 2 v1 का मान 40, v2 का मान 60 अपॉन v1 प्लस v2, टोटल करेंगे 40 प्लस 60 कितना आया 100, 2 जीरो कैंसिल, कैलकुलेट करेंगे 4 छंग 24 दूनी 48, आपका 48 आ गया करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ, ये कॉन्सेप्ट आपको एकदम क्लियर हो गया। ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप बिल्कुल इस क्वेश्चन को दिमाग में स्कैन कर लीजिएगा, ताकि जब भी आप इस प्रकार का क्वेश्चन देखो तो बिल्कुल आपके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट आना चाहिए, ये वाला। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिया है एक कण वृत्तीय गति कर रहा है, कण का त्वरण होगा जब कभी भी यदि कोई इस प्रकार से, जब कभी कोई कण वृत्तीय गति करता है तो उसकी जो रेडियस होती है और जो त्वरण होता है वो अलोंग द रेडियस एंड टुवर्ड्स द सेंटर होता है। यानी जो त्वरण होता है उसकी जो दिशा होती है वो त्रिज्या के अनुदिश होती है, त्रिज्या के अनुदिश, और जो फोर्स होता है वो सेंटर की ओर होता है, केंद्र की ओर लगता है। यानी ये जैसे मान लिया मैंने केंद्र है तो इस डायरेक्शन में लगेगा, वो लगेगा फोर्स Fc, अब केंद्रीय बल, और जो त्रिज्या के अनुदेश इस प्रकार से यह होती है, ये होती है रेडियस। यानी जो रेडियस होती है वो त्रिज्या के अनुदेश होती है, अलोंग द रेडियस होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर। जो त्वरण की दिशा होती है वो आप डायरेक्ट याद रखना, नहीं तो इस कॉन्सेप्ट को याद रखना, अलोंग द रेडियस और टुवर्ड्स द सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 दिया है 0.1 kg द्रव्यमान की एक गोली को 100 मीटर पर सेकंड के वेग से दागा जाता है। बंदूक का द्रव्यमान 50 kg दिया है और बंदूक का प्रतिक्षेपण वेग पूछा है। यदि आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा संवेग संरक्षण का नियम, कैपिटल M कैपिटल V बराबर स्मॉल m v, ये होता है कॉन्सेप्ट, ये होता बंदूक का द्रव्यमान, ये होता बंदूक का वेग, ये होता गोली का द्रव्यमान, ये होता गोली का वेग। अब इससे यदि सॉल्व कर रहे हैं तो दिया सबसे पहले गोली का द्रव्यमान, कैपिटल M बंदूक का द्रव्यमान कितना दिया है 50, यदि हम V निकालना चाहें तो M स्मॉल m दिया है 0.1 रखा इंटू V दिया 100 रख दिया अपॉन कैपिटल M दिया 50। यदि हमें ये पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ एक जीरो लगेगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब भाग नहीं जा रहा तो एक आया दशमलव लगाया और इधर एक जीरो आएगा, यानी इधर आ गया 10। जब इसको कैंसिल करेंगे, इसको कैंसिल कर दिया तो ये क्या आया पॉइंट, तो ये लगा ही दिया था पहले, तो आया 0.2 वेग है, आएगा मीटर पर सेकेंड, 0.2 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर आपका आएगा फर्स्ट नंबर, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हुआ? तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर। दिया है M द्रव्यमान की एक वस्तु विरामावस्था में है, समान द्रव्यमान की एक अन्य वस्तु V वेग से गतिशील है, जो प्रथम स्थिर वस्तु के साथ प्रत्यास्थ संघट्ट करती है, संघट्ट के पश्चात प्रथम वस्तु का वेग होगा। चलिए
इसका देखते हैं कॉन्सेप्ट। यदि कोई वस्तु मान लिया ये एक वस्तु रेस्ट में है, विराम में है, और एक ये वस्तु है, ये एक समान वेग से आ रही है। एक समान वेग से आ रही है। यदि इससे ये संघट्ट करेगी, कोलिजन करेगी, क्या करेगी? कोलिजन, टक्कर करेगी, तो ये वाली वस्तु तो यहाँ आएगी रेस्ट में, यहाँ स्थिर हो जाएगी। लेकिन जो ये वाली वस्तु है, ये वाली उसी वेग से आगे की ओर बढ़ने लगेगी, नियत वेग से। ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ? ये वस्तु स्थिर थी और ये वस्तु वी वेग से चल रही थी। इससे इसने संघट्ट किया, कोलिजन किया, टक्कर की, तो ये वस्तु, ये वाली वस्तु तो अब स्थिर हो गई। लेकिन जो स्थिर वस्तु थी वो उसी वेग से आगे की ओर नियत वेग से बढ़ने लगी, चलने लगी। तो पहले वस्तु का वेग क्या था? v, तो अब भी v ही रहेगा। अगर पूछे जो प्रथम वस्तु, यहाँ ध्यान देना मेन पॉइंट, प्रथम स्थिर वस्तु से प्रत्याश संघट्ट करती है, जो स्थिर थी उससे संघट्ट करती है। तो अब प्रथम वस्तु का वेग पूछा है, यानी जो स्थिर थी पहले, अब वो किस वेग से चलेगी ये पूछा है। तो ये चलेगी v वेग से। अगर पूछ दे ये वाली वस्तु का अब वेग कितना होगा, तो ये वस्तु का वेग अब 0 होगा, यानी अब ये स्थिर होगी, रेस्ट में होगी। क्लियर हुआ? ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ? तो बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की ओर। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जी का मान में क्या परिवर्तन होता है? यदि हम एक ड्रॉ करें इस प्रकार से, ये मान लिया मैंने एक सर्कल, कुछ सर्कल टाइप में, ये हो गया इसका सेंटर, ये इसका सेंटर है, और ये होता है इक्वेटर, ये होता है इक्वेटर भूमध्य रेखा, और ये होता पोल, ध्रुव। इस प्रकार से पृथ्वी है, मान लिया ये क्या है? ये पृथ्वी। जब हम इक्वेटर से ध्रुवों की ओर जाएंगे इस प्रकार से, तो जी का मान क्या करेगा? जी का मान इंक्रीज करेगा। पोल पे आने पर जी का मान इंक्रीज करता है, और ये पोल पर अधिकतम होता है, मैक्सिमम होता है। और यदि बात करें पोल से भूमध्य रेखा की ओर, इक्वेटर की ओर आने पर, तो जैसे हम इधर आएंगे तो अब जी मिनिमम होगा, यहाँ पर होता है जी मिनिमम, यानी भूमध्य रेखा की ओर जाने पर जी का मान घटता है। ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया? तो अब देखते हैं क्वेश्चन बोला भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर, यह भूमध्य रेखा, यहाँ से हम ध्रुवों की ओर जाएंगे तो जी का मान क्या करेगा? इंक्रीज करेगा, जी का मान बढ़ता है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो गया। जो जी का मान है वो इंक्रीज कर जाएगा। क्लियर हुआ? अगर आपसे पूछ देता इसी क्वेश्चन में ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर जाने पर, तो आप आंसर कमेंट कीजिए कौन सा आंसर करेक्ट होता। यदि पोल से ध्रुवों की ओर जाएं, इक्वेटर की ओर, तो जी में क्या चेंजेज होगा आप ये बताइए। तो जी का मान क्या करेगा? घटेगा, बढ़ेगा, या फिर नो चेंज रहेगा? आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 दिया, सरल आवर्त गति में एक कण का आयाम 6 सेंटीमीटर है, माध्य स्थिति से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर इसका त्वरण 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, कण की अधिकतम चाल होगी। मैक्सिमम वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो मैक्सिमम वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है v मैक्सिमम इक्वल टू होता ए ओमेगा, ये होता फॉर्मूला मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए। और एक फॉर्मूला होता एक्सेलरेशन के लिए, y बराबर माइनस का ए ओमेगा स्क्वायर होता है, ए ओमेगा स्क्वायर होता है। ए बोल दो या फिर y बोल दो, मैंने यहाँ y लिख दिया, y
ओमेगा स्क्वायर, ये माइनस में होता लेकिन इसका मैंने लिया मैग्नीट्यूड इसलिए पॉजिटिव रखा। एक्सेलरेशन दिया है 8 इक्वल टू क्या दिया, मध्य स्थिति से ये डिस्टेंस दी है, दूरी 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर को हम बदलेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आंसर सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर में ही रखेंगे। ओमेगा स्क्वायर 2 से कैंसिल करेंगे 4 और 4 का अंडर रूट निकालेंगे तो आएगा 2। तो ओमेगा बराबर कितना आ गया 2। अब इधर मान रखते हैं वी मैक्सिमम इक्वल टू ए का मान दिया 6 सेंटीमीटर, तो 6 इंटू ओमेगा 2 तो कैलकुलेट करेंगे, गुणा करेंगे तो आएगा 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्या आया, सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये आ गया आपका करेक्ट आंसर, 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हुआ। क्लियर हुआ, ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दिया है 9 नंबर, यदि किसी तार की लंबाई काटकर आधी कर दी जाए तो वह अब भार सहन कर सकेगा। मान लिया ये कोई वायर है, इसकी लंबाई अभी L है। यदि मैं इस तार को बीच से काट दें तो इस प्रकार से ये तार बनेगा। लंबाई होगी L/2। लंबाई कितनी हो गई, मान लो आधी हो गई। तो अब जो भार सहन करने की क्षमता होगी वो कितनी होगी, तो भार करने की जो क्षमता होगी वो पहले के बराबर होगी। क्या होगी, पहले के बराबर। क्यों, क्योंकि जो भार सहने की क्षमता होती है वो लेंथ पर डिपेंड नहीं करती है, वो एरिया पर डिपेंड करती है। यदि इसका हम एरिया इंक्रीज कर दें, जैसे एरिया या इसका हम इंक्रीज कर दें तो इसके जो भार करने की क्षमता होगी वो बढ़ जाएगी। ओके, ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ। जैसे मान लो ये अभी इतना पतला तार है, इसको मैंने कर दिया इतना मोटा वायर कर दिया, तो अब इसके भार सहने की जो क्षमता होगी वो क्या होगी, अब बढ़ जाएगी। जो भार की क्षमता होगी वो W यानी बढ़ जाएगा। क्लियर हुआ, यहाँ तक क्लियर हुआ। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, और ये क्वेश्चन आप जितना चाहे उतना स्टार लगा लो, मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस क्वेश्चन में आप देखना कितने कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए, पूछा केस नली के प्रयोग में शुद्ध पानी का पृष्ठ तनाव होगा। शुद्ध पानी के लिए पृष्ठ तनाव आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, H बराबर 2T cos थीटा अपॉन रो GR। ये फॉर्मूला तो आपने पढ़ा होगा, इसी से बनता है जूरिन लॉ। इसी फॉर्मूले से क्या बनता है, जूरिन लॉ, जूरिन का नियम जो होता है H प्रोपोर्शनल 1/R। ये भी रिलेशन इम्पोर्टेंट है। अब बोला है निकालना क्या है, पृष्ठ तनाव। यदि पृष्ठ तनाव निकालें, T निकालना है, T बराबर निकालेंगे तो जितना भी गुणांक है वो कहाँ जाएगा, अपॉन में। तो आएगा H रो GR अपॉन, ये गुणांक में 2 तो 2 आ गया, और क्या गुणांक में, cos थीटा, तो आ गया cos थीटा। क्या आया, cos थीटा। लेकिन अब ध्यान देना, इस जगह क्वेश्चन में बोला शुद्ध पानी, और शुद्ध पानी के लिए जो स्पर्श कोण होता है, जो थीटा होता है, वो कितना होता है, 0 डिग्री। शुद्ध पानी के लिए थीटा होता है 0 डिग्री, और cos 0 अंश का मान होता है 1, cos 0 अंश का मान 1। तो आएगा आंसर, वो आएगा H रो GR/2। ये आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ, तो आएगा HR रो G/2। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड लेकर कि जो स्पर्श कोण है वो किस प्रकार से और कहाँ कितना होता है। एक लेते हैं,
न्यू स्लाइड, या फिर इसको मैं करता हूँ स्लाइड। चलिए इसी को अगर खिसका दें थोड़ा सा इस प्रकार से। चलिए अब देखते हैं, अगर आपसे पूछ दे शुद्ध जल, शुद्ध जल व कांच के बीच, तो होता है 0 डिग्री। बस ये ध्यान देना। अगर पूछ दे साधारण जल, क्या बोल दे, साधारण जल व कांच के बीच, तो होता 8 डिग्री। कितना होता है? 8 डिग्री। अगर आपसे पूछ दे सिल्वर के लिए, यानी कांच, इधर तो लिख दिया सिल्वर चांदी, व कांच के लिए, तो वो होता है 90 डिग्री। कितना होता है? 90 अंश। और थर्ड पॉइंट बनेगा, वो बनेगा पारे के लिए। अगर आपसे पूछ दे पारे के लिए, तो पारे के लिए जो होता है वो होता है 138 डिग्री। 138 डिग्री, कहीं कहीं आपको मिल सकता है 140। क्लियर? 140 भी मिल सकता है कहीं कहीं, 140 डिग्री। तो अब इनको याद किस प्रकार से करेंगे वो देख लेते हैं। शुद्ध जल मान लो प्योर वाटर है, तो उसके लिए डिस्काउंट मिलेगा वो कितना मिलेगा? 0 डिग्री। कितना मिलेगा? यानी 0 रुपये डिस्काउंट मिलेगा। और यदि साधारण है, कुछ नॉर्मल है, तो उसमें मान लो 8%। बस कन्फ्यूजन होगा तो 8 और 0 में कन्फ्यूजन होगा, तो आप इतना याद रखो, शुद्ध के लिए आएगा 0 और साधारण के लिए आएगा 8। अगर बोल दे सिल्वर चांदी के लिए, तो उसके लिए आएगा 90 डिग्री, और बोल दे पारे के लिए, तो उसके लिए आएगा 138, या फिर मिल सकता है 140 डिग्री। इतने स्पर्श कोण जितना भी बताइए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बस इनको आप स्कैन कर लेना। तो आज की क्लास में 10 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर इस क्लास में आप इम्प्रूवमेंट करवाना चाहते हैं, तब भी आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं, ताकि मैं आपके अकॉर्डिंग क्लास को कर सकें। और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो मैं आज के लिए बस इतना ही रखता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।